अब मायावती की सियासी प्राथमिकताओं से नदारद हो चुका है ब्राह्मण। कैसे, हम समझाएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि एक बार फिर वरुण गांधी ने कांग्रेस पार्टी से अपना रिश्ता जोड़ा है। कैसे जवाहरलाल नेहरू से अपना रिश्ता जोड़ा, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कैसे अखिलेश यादव की अच्छी बातें याद दिलाई, ये भी हम आपको बताएंगे। और यह भी जानिए कि आज अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर क्यों पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। तो मायावती के सियासी रडार से अब ब्राह्मण गायब हो चुके हैं। जी हां, वही ब्राह्मण जिनके नाम पर 2022 विधानसभा चुनाव के पहले जिले जिले ब्राह्मण सम्मेलन बीएसपी कर रही थी। लेकिन अब ब्राह्मण बीएसपी के इस सियासी समीकरण से बाहर हैं। जो सतीश चंद्र मिश्रा कभी साए की तरह मायावती के इर्द गिर्द दिखाई देते थे, आजकल वो हैं तो जरूर, लेकिन दूर दूर दिखाई देते हैं। वजह भी साफ है, बसपा ने एक तरीके से दलित ब्राह्मण समीकरण से पूरी तरह खुद को अलग कर लिया है। बसपा अब नए समीकरण पर काम कर रही है। पुराने वही समीकरण, पुराने वही सियासी मिशनरी काम जो कांसीराम ने किया था, यानी दलितों के साथ अति पिछड़ों को जोड़ना, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मोस्ट बैकवर्ड क्लास और साथ साथ मुस्लिम। बीएसपी अपने पुराने समीकरण पर लौट रही है और बीएसपी अपने इसी समीकरण को लेकर 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन ब्राह्मण आखिरकार मायावती के सियासी रडार से गायब क्यों हो गए? दरअसल मायावती ने सोचा था कि 2022 के चुनाव में 2007 की तरह दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन काम करेगा और ब्राह्मण और दलित अगर मिलेंगे तो एक अच्छा खासा न सिर्फ वोट प्रतिशत होगा बल्कि सीटों की तादाद भी होगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। मायावती सिर्फ एक सीट पर सिमट गई और तब उन्हें एहसास हुआ कि यह पूरा का पूरा समीकरण ही उल्टा पड़ गया। और अगर अब देखें मायावती को, तो मायावती ने ब्राह्मण शब्द बोलना भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ दिया है। बीएसपी के लोग भी अब उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी न्यायप्रिय जातियां होंगी, चाहे वो ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्णों में जो दूसरी न्यायप्रिय जातियां होंगी, उनका हमें समर्थन मिलेगा या मिलता है। लेकिन मायावती की तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने एक बार भी उस ब्राह्मण समीकरण का, उस ब्राह्मण शब्द का जिक्र नहीं किया जो 2022 चुनाव तक उनका सबसे बड़ा हथियार था। तो क्या सचमुच अब जो ब्राह्मण समीकरण है वो मायावती ने पूरी तरीके से छोड़ दिया है? पूरी तरीके से दलित ब्राह्मण समीकरण को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है? एक बात बिल्कुल साफ है कि मायावती और बीएसपी अपने उस पुराने समीकरण की ओर लौट रही है। और कार्यक्रमों में जिस तरीके से पहले गणेश की मूर्ति, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, इस तरह के जो नारे थे वो सब बिल्कुल खत्म हो गए। प्रतीक चिन्हों का दौर भी नहीं दिखाई दे रहा। अब पूरी तरीके से बसपा ने खुद को जाति के इस प्रतीकवादी राजनीति से अलग करके अपने पुराने दौर में वापस जाने की कोशिश कर रही है। मायावती के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पूरे उस प्रेस रिलीज में एक शब्द भी ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। इस वक्त मायावती की नई सियासी स्ट्रेटजी में अब देखना यह है कि 2024 के लिए जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया, 2023 के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि किसी राज्य में वो किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी, 2024 में वो किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं होंगी, ना ही किसी के साथ कोई गठजोड़ करेंगी। ऐसी स्थिति में बसपा अगर अपने पुराने ढर्रे पर लौटती है तो क्या अकेले किसी काबिल होती है कि वो अपनी वजूद को बड़ा कर पाए, अपनी वजूद बचा पाए? इन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर बनी रहेगी।
अब अगली खबर। आज वरुण गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत में थे। जनसंवाद का जो उनका कार्यक्रम है, जो लगातार चल रहा है, आज एक बार फिर वो अपने लोगों के बीच में थे। यूं तो वरुण गांधी सीधे सीधे बीजेपी पर हमले नहीं करते। किसानों के बहाने, बेरोजगारी के बहाने आज जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों का था और इस पर उन्होंने खूब बोला। लेकिन अपने भाषण में उन्होंने अपना जवाहरलाल नेहरू का कनेक्शन भी याद दिला दिया। जवाहरलाल नेहरू और उनमें क्या समानताएं थी, यह बात उन्हें किस प्रधानमंत्री ने कही थी, आज वरुण गांधी ने पीलीभीत की अपनी सभा में यह बात याद दिलाई। पहले सुनिए वरुण गांधी ने कहा क्या है। जब मैं गया संसद के भवन में, 1 महीने बाद मेरे को चेक मिला 1 लाख रुपए का तनख्वाह। तो मैंने जाके लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये आपकी तनख्वाह है। मैंने कहा सेवा के लिए कोई तनख्वाह जरूरी है, ये मुझे पता नहीं था। मैंने कहा बहरहाल मैं तो नहीं चाहता ये पैसे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोग तनख्वाह को वापस लौटाएं, कहीं ना कहीं तो जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। मैं उनसे जाके मिला। मैंने कहा सर मुझे ये सरकारी गाड़ी, ये बंगला, ये तनख्वाह ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ता था स्कूल में पंजाब में, तो वहाँ पढ़ते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब पहली बार संसद में गए थे प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा था कि मुझे न तनख्वाह चाहिए, न बंगला चाहिए, न कुछ चाहिए, मुझे केवल। तो वरुण गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को याद किया उस बहाने कि मैं भी बतौर सांसद सैलरी नहीं लेता और जवाहरलाल नेहरू भी सैलरी नहीं लेते थे। और ये बात मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और मिलने गए थे वरुण गांधी उनसे, तब मनमोहन सिंह ने ये बात बताई थी। तो कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार से अपने जो रिश्ते को नए तरीके से जोड़ते हुए वरुण गांधी दिखाई दे रहे हैं। वरुण गांधी का सियासी जो सफर है या जो सियासी लाइन है वो अभी किस तरफ जाएगी कहना मुश्किल है। बीजेपी से उनका रिश्ता नाता खत्म होता दिख रहा है, लेकिन सिर्फ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू या फिर कांग्रेस की तरफ इशारा नहीं किया, उन्होंने अखिलेश यादव की भी तारीफ की और किसानों के बकाये और खास करके किसानों के कर्ज को लेकर उन्होंने कैसे अखिलेश यादव को याद किया, यह भी सुनिए। किस तरीके से उनके दौर को याद किया, उनके बतौर मुख्यमंत्री काल को याद किया, सुनिए। उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शायद थे। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मान्यवर इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन के माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाए कि कितने लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जिले पर में इस मानक के अंतर्गत आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा मन दिखा के सारे अधिकारियों को बोला कि भाई इसमें कोई राजनीति की बू नहीं है, इनकी मदद करें, ये कुछ करना चाहते। तो वरुण गांधी अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, किसी न किसी बहाने से कांग्रेस, किसी न किसी बहाने से अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। ये क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा साफ है कि वरुण गांधी अब किसी भी खेमे में जा सकते हैं। अब अगली खबर। अखिलेश यादव आज अचानक ही शिवपाल यादव के घर पहुंचे। लखनऊ में शिवपाल यादव के घर पर अखिलेश यादव की यह मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की इस मुलाकात को संगठन विस्तार के चर्चा की दृष्टि से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर पार्टी के संगठन में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, किस तरीके से संगठन को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से संगठन में बदलाव किए जा सकते हैं, ये चर्चा अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से की होगी।
लेकिन दोनों के बीच की केमिस्ट्री अब लगातार घनिष्ठ होती जा रही है। जो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव आपस में बात नहीं करते थे या फिर दोनों के बीच के जो रिश्ते थे वो बेहद ही खटास भरे कभी हुआ करते थे, हालांकि अब पूरी तरीके से दोनों के रिश्ते मधुर हो चुके हैं और मधुरता का जो ये रिश्ता है ये धीरे धीरे प्रगाढ़ता की तरफ भी बढ़ रहा है और चाचा भतीजे की का जो ये रिश्ता है अब सियासत में भी साथ साथ दिखाई दे रहा है। तो क्या सचमुच शिवपाल यादव को कोई बड़ा पद मिल सकता है? तो शिवपाल यादव के घर जाकर अखिलेश यादव लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि शिवपाल यादव के लिए कुछ न कुछ प्लान उनके पास है। वो प्लान क्या है? चर्चा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, चर्चा ये भी है कि उन्हें नेता विपक्ष की कुर्सी दी जाएगी, चर्चा ये है कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा। कई तरह की चर्चा पार्टी के भीतर चल रही है, लेकिन एक बात साफ है कि अब शिवपाल यादव खुलकर अखिलेश यादव के साथ हैं और वो कह चुके हैं कि उन्हें पद मिले न मिले वो अब पार्टी के लिए ही काम करते रहेंगे। तो देखना यह है कि आज की इस मुलाकात से निकलता क्या है, क्या अखिलेश यादव उनसे फीडबैक लेकर के आते हैं। जल्द ही इस बात का भी अंदाजा लग जाएगा। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।